हैं। पहली बात तो यही है कि आप लोग इसको बड़े ध्यान से देखिएगा, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न नए भी होंगे, कुछ अच्छे प्रश्न भी हैं, कुछ पुराने प्रश्न भी हैं और कुछ नए प्रश्न भी हैं। ठीक है, तो इन सारे प्रश्नों को देखते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। आइए, हमारा पहला प्रश्न क्या है उसको देखते हैं। ठीक है, पहला प्रश्न देखिए क्या है। पहला प्रश्न हमारा जो निकल के आता है यहाँ से वो क्या है कि अल्तामीरा की गुफा चित्रकारी देखी जा सकती है। सारे विकल्प इसमें आपको स्पेन से दिए गए हैं, लेकिन एक्चुअल पॉइंट आपको पहचानना है कि आपका एक्चुअल पॉइंट क्या है। तो हम सभी जानते हैं उत्तरी स्पेन। ठीक है, अगर मान लो कहीं आपके पास विकल्प इस तरह का हो, स्पेन है, फ्रांस है, इटली है, जर्मनी है, तो आपको स्पेन लगाना है। ठीक है, और जब सारे विकल्प स्पेन से ही होंगे, जैसे यहाँ पर दिया गया है स्पेन, उत्तरी स्पेन, पूर्वी स्पेन और पश्चिमी स्पेन, तो ये उत्तरी स्पेन में देखी जाती है अल्तामीरा। ठीक है, ध्यान रखना 1869 और 1879 दो डेट्स इसकी जो आती हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट है। 69 में इसका प्रवेश द्वार या इसके गुफा द्वार को देखा गया और 1879 में यहाँ के चित्रों को प्रकाश में लाया गया। ठीक है, तो चार्जिंग बाइसन नामक जो एक चित्र है यहाँ का अल्तामीरा का, वो काफी इंपॉर्टेंट चित्रों में से एक माना जाता है, तो उसको हम ध्यान रखेंगे। दूसरा एक प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से किस भारतीय मूर्तिकार ने गुरुदेव नामक मूर्ति बनाई है। ठीक है, गुरुदेव नामक के कांस्य माध्यम में बनी हुई मूर्ति है। इस मूर्ति को देखेंगे कि किसकी ये मूर्ति है। ठीक है, नंदलाल बसु की है, के हेब्बर की है, प्रदोष दास गुप्ता है या ए हल्दार है। ए हल्दार का मतलब असित कुमार हल्दार। कलाकारों के विषय में तो आप जानते ही हैं, नंदलाल बोस मूर्तिकला के लिए कोई विशेष प्रसिद्ध नहीं है, के हेब्बर भी मूर्तिकला के लिए कोई विशेष प्रसिद्ध नहीं है, ए हल्दार में भी मूर्तिकारी का बहुत कम देखने को मिलता है। इनका एक शिक्षा जरूर आती है कि इन्होंने भास्कर की शिक्षा ली थी, जिसमें इन्होंने रिलीफ आकृतियां या रिलीफ मूर्तियों जैसी कुछ चीजें इन्होंने बनाई थी। तो दो ऑप्शन तो आप हटा दीजिए अपने, नंदलाल बोस और के हेब्बर को, चूंकि इनका मूर्तिकला से कोई मतलब नहीं है। अब इसका जो राइट आंसर सही होता है वो है प्रदोष दास गुप्ता। प्रदोष दास गुप्ता कोलकाता ग्रुप के संस्थापक कलाकारों में से माने जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखना इनको। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कलाकार हैं, 1912 के हैं, ध्यान रखना। नंदलाल बोस आपके 82 के हैं, 82 83, कोई भी आप ले लीजिए, इंपॉर्टेंट कलाकार हैं। ठीक है, के हेब्बर भी आप ध्यान रखेंगे, इनका भी बॉम्बे ग्रुप के बहुत अच्छे कलाकार हैं, उसके संस्थापक कलाकार के रूप में भी देखे जाते हैं। ठीक है, कॉक फाइटिंग इनका एक बहुत अच्छा चित्र है, मुर्गे की लड़ाई वाला। ठीक है, के हल्दार 1890 के हैं, लखनऊ आर्ट विद्यालय के प्राचार्य पद को इन्होंने सुशोभित किया और लखनऊ आर्ट विद्यालय में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय प्राचार्य के रूप में भी इनको जाना जाता है। हालांकि एक वर्ष का कार्य एक कलाकार और हैं उनका मिलता है, लेकिन मुख्य रूप से इन्हीं का माना जाता है, तो इन्हीं को ध्यान रखना, ए हल्दार को। यहाँ पर जो राइट आंसर सही होता है वो है प्रदोष दास गुप्ता। प्रदोष दास गुप्ता ने इस शीर्षक से एक मूर्ति बनाई थी, इसका हम ध्यान रखेंगे। उसके पश्चात है कि निम्नलिखित में से कहां पर कंगारुओं की चित्रकारी यानी कि कंगारुओं से संबंधित चित्र देखने को मिलते हैं। तो ये प्रागैतिहासिक काल की ओर लेकर के प्रश्न हमारा जाता है हमको। पिछले टेस्ट पेपर में जब 50 प्रश्नों का एक टेस्ट पेपर आपको भेजा गया था, तो उसमें जिराफ थे जो होशंगाबाद के थे, लेकिन गलती से वो सिंघनपुर राइट आंसर हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम लेकर के आए कंगारुओं के चित्र। तो कंगारुओं के चित्र आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगे? सिंघनपुर आप जानते हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य के तहत आने वाला एक स्थान है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, सिंघनपुर बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी होशंगाबाद जिराफों के लिए है। भीमबेटका तो आप जानते ही, भीमबेटका हर एक चीज के लिए फेमस है। भीमबेटका बहुत पूछा जाता है, सबसे प्राचीन गुफा प्रागैतिहासिक काल की है। और अगर हम एनसीईआरटी या इस प्रकार की जो संस्थाएं हैं, इन संस्थाओं के द्वारा जारी की जो सिलेबस है या जो उनकी पाठ्य पुस्तकें हैं, उनमें भीमबेटका की चित्रकला को ही सबसे प्राचीन चित्रकला के तौर पर देखा जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी थोड़ा सा आता है, उसको ध्यान रखेंगे। 1958 में इसकी खोज हुई थी वीएस वागड़कर के द्वारा, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेंगे। ठीक है, मध्य प्रदेश के रायसेन डिस्ट्रिक्ट में आती है भीमबेटका की गुफाएं। मानिकपुर उत्तर प्रदेश के बांदा डिस्ट्रिक्ट में एक स्थल है, प्रागैतिहासिक कालीन स्थल है, जहां से हमें चित्रकारी देखने को मिलती है। सीएस सिल्वेराड का मामला वहां पर देखने को मिलता है। 1907 में सीएस सिल्वेराड ने बांदा डिस्ट्रिक्ट के मानिकपुर नामक स्थान से प्रागैतिहासिक काल के चित्रों की खोज की थी। ठीक है, तो ये पॉइंट रहेगा। इसका जो राइट आंसर क्या रहेगा? वो सिंघनपुर रहेगा। फिर प्रश्न आता है कि आधुनिक तैल चित्रण विधा का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो आधुनिक तैल चित्रण जो पद्धति है, उसका जन्मदाता किस कलाकार को माना जाता है? तो राइट आंसर हमारा है हमारे पास जान वान आइक।
1385 या 90 उसकी डेट ऑफ बर्थ रहती है। तो तैल रंगों की जो खोज का मामला है वो 14वीं सदी या 15वीं सदी लिख करके आपके पास आता है। रियल में जो होनी चाहिए वो 15वीं सदी है कि 15वीं सदी में इस प्रकार की चित्रकारी के नमूने हमें देखने को मिलते हैं। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेगा। जॉन वा नाइक, इसे फादर ऑफ ऑयल पेंटिंग के तौर पर देखा जाता है, ध्यान रखना। जैसे पाल्स एंड बाय को जल रंगों का पिता कहा जाता है, ऐसे हम जॉन वा नाइक को तैल रंगों का पिता कह सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा हमारे लिए। उसके बाद जो पांचवा प्रश्न है हमारा कि अजंता की गुफा चित्रकारी किन राजवंशों के संरक्षण में पुष्पित हुई। ठीक है, तो सुंग और सातवाहन। अभी अभी हमें देखना होगा कि अजंता में जो चित्रकारी की गई है या अजंता में जो कार्य किया गया है उस गुफा में किन किन राजवंशों के संरक्षण में कार्य हुआ। ठीक है, तो सुंग और सातवाहन के काल में भी हमें देखने को मिलती है वहां से जो 8 से 13 नंबर की केव्स हैं। गुफा संख्या 8 से लेकर के 13 के मध्य की जितनी भी केव्स हैं, 8 भी और 13 भी और इसके बीच की जितनी भी केव्स हैं वो सारी की सारी सुंग और सातवाहन शासकों के द्वारा बनवाई गई हैं, ऐसी जानकारी हमें मिलती है। तो ये भी ठीक है। वाकाटक और गुप्त, ये भी इंपॉर्टेंट है। वाकाटक और चालुक्य, लास्ट की जो केव्स हम देखते हैं 1 2, ठीक है, जो लास्ट की केव्स हैं 1 2 और 19 26, जो वो 4 केव्स वहां पर हैं वो वाकाटक और चालुक्यों के संरक्षण में देखने को मिलती हैं। तो 8 से 13 इनके संरक्षण में हो गई, 1 2 19 और 26 ये केव्स इनके संरक्षण में हो गई। बाकी बीच की जो बची इस राजवंशों के संरक्षण में हमें देखने को मिलती है। तो कहने का मतलब ये है कि हमें ये भी लगता है कि सुंग और सातवाहन के काल में भी, वाकाटक और गुप्त के काल में भी और वाकाटक और चालुक्य, इन सभी के संरक्षण में अजंता की चित्रकारी पुष्पित हुई। ठीक है, तो इसके लिए राइट आंसर क्या निकालेंगे हम, इनमें से सभी। ठीक है, राइट आंसर क्या निकालेंगे हम इसका, इनमें से सभी इसका राइट आंसर है। इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न हमारा है, हम स्थापत्य की ओर चलेंगे और स्थापत्य में हम बेसर शैली पे रुकेंगे थोड़ा सा, क्योंकि चालुक्य काल आया है। क्योंकि बेसर शैली में होयसल राजा और चालुक्य राजाओं के संरक्षण में जो भी स्थापत्य निर्मित की गई है, जो भी स्थापत्य का निर्माण हुआ वो सब बेसरा स्टाइल या बेसर शैली के नमूने हैं, वो हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो चालुक्य कालीन लाड खान का मंदिर, ठीक है, ये कहाँ पर है, पड़क्कल में है, आईहोल में है, बीजापुर में है या बादामी में है। इन्हीं में से सारा का सारा आपसे पूछेगा। क्योंकि चालुक्य राजाओं के ये चारों केंद्र हैं, ये चारों केंद्र हैं। तो जैसे पड़क्कल, आईहोल, बीजापुर और बादामी, इनमें से लाड़खान जो मंदिर है, जो सूर्य मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, ये आईहोल में है। कहाँ पर है, आईहोल में है। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं चालुक्य राजाओं से। जैसे चालुक्य राजाओं के संरक्षण में जो बादामी की केव्स थी, ठीक है, जो पहले बीजापुर जिले में थी, वर्तमान में बागलकोट डिस्ट्रिक्ट में है, जो कि कर्नाटक है नहीं। तो ये ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछ लिए जाते हैं। आगे प्रश्न हमारा आता है कि किस कलाकार ने गणितीय सिद्धांतों पर आधारित रूपाकृतियों का अंकन करता था। तो इनमें से कौन सा वो आर्टिस्ट है, पहला ऐसा कलाकार था जिसने गणितीय सिद्धांतों पर आधारित रूपाकृतियों या आकृतियों का अंकन अपने चित्रों में किया है। ठीक है, तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट नाम है वो है पियरे डेला फ्रांसिस्का, पियरे डेला फ्रांसिस्का। ध्यान रखना ये क्वेश्चन, ये आरंभिक रिनेशा का कलाकार है, अर्ली रिनेशा का कलाकार है पियरे डेला फ्रांसिस्का। नाम इंपॉर्टेंट है इसका, कलाकार भी इंपॉर्टेंट है, इसे कला विज्ञान का सम्राट भी कह दिया जाता है। तो ये भी पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। और इसके लिए एक पॉइंट ये भी है कि पियरे डेला फ्रांसिस्का ने अपने चित्रों में गणितीय सिद्धांतों पर आधारित आकृतियों का निर्माण किया था। इसके चित्रों से आगे घनवादी कलाकारों ने बहुत प्रेरणा ली थी, ऐसा माना जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। किस कला शैली में भित्ति चित्रण कम हुआ, बेजेंटाइन, रोमनस्क, गोथिक और पुनरुत्थान। तो बेजेंटाइन में भी भित्ति चित्रण खूब हुआ, जो हम मोज़ेक पेंटिंग के रूप में देखते हैं। रोमनस्क शैली में भी भित्ति चित्रण हुआ, ठीक है, वो भी हम ध्यान रखेंगे, रोमन पच्चीकारी के रूप में देखने को मिलती है। गोथिक में चित्रकारी तो हुई लेकिन भित्ति चित्रकारी नहीं हुई। ठीक है, यहाँ पर प्रश्न है कि कम हुआ, तो इसका मतलब है हुआ तो यहाँ पर भित्ति चित्रकारी का काम जरूर, लेकिन उतना नहीं है जितना होना चाहिए। तो इसलिए जो राइट आंसर निकलता है इसका 8 का सी, कि गोथिक शैली में भित्ति चित्रण कम हुआ। कारण ये था क्योंकि गोथिक शैली में जो इमारतें बनाई गई, जो गिरजाघर
बनाए गए, जो भवन बनाए गए, ध्यान से सुनिएगा, जो भवन बनाए गए, जो इमारतें बनाई गई, वे खिड़की और दरवाजे उनके बड़े बड़े होते थे। ठीक है, खिड़की और दरवाजे बड़े बड़े होते थे। तो कहने का मतलब यही, दरवाजे और खिड़की जब बड़े बड़े रखे जाएंगे, ठीक है, तो दीवालों का जो बैकग्राउंड होगा या दीवालें जो होंगी वो कम हो जाएंगी, सपाट दीवालें कम बचेंगी। ये सारी की सारी चीजें तो दीवार में ही सेट कर दी जाएंगी, लेकिन दीवार का जो स्पेस होना चाहिए, रिक्त स्पेस, वो नहीं होगा। तो जब दीवार में, जब सादी दीवार ही नहीं होगी, जब फ्लैट दीवार ही नहीं होगी, तो भित्ति चित्रकारी तो ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर चित्रकारी के जो साक्ष्य में मिलते हैं वो स्टेन ग्लास पेंटिंग के रूप में देखने को मिलते हैं। स्टेन ग्लास पेंटिंग के रूप में, रंगीन कांच की खिड़कियों के रूप में हम देखते हैं उनको, लेकिन यहाँ पर भित्ति चित्रण का काम बड़ा कम हुआ था। ठीक है, तो गोथिक शैली, ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आता। अगला प्रश्न आता है कि रंगीन कांच के टुकड़ों से बने चित्रों को क्या कहा जाता था। तो रंगीन कांच के टुकड़ों से जो चित्र बनाए गए उनको हम मोजाइक पेंटिंग बोलते हैं, मोजाइक बोलते हैं, जिनको हम मणिकुट्टम भी बोलते हैं। आगे प्रश्न और आएगा, जिनको हम मणिकुट्टम भी बोलते हैं, मोजाइक भी बोलते हैं, मणिकुट्टम भी बोलते हैं। मुख्य आकृति के आसपास रंगीन कांच के टुकड़ों को चिपका दिया जाता था, जिससे आकृति उभर आती थी, और जब सूर्य का प्रकाश गिरजाघर में एंट्री करता था, या अगर कोई कृत्रिम लाइट की व्यवस्था गिरजाघर में की गई है, तो जब इस प्रकार के रंगीन कांच के टुकड़ों पर जब ये सूर्य या कोई लाइट जब पड़ती थी, तो इन रंगीन कांच के टुकड़ों से रंगीन आभा निकलती थी, जो पूरे गिरजाघर के भीतर एक दिव्य प्रकाश का अनुभव होता था, है नी। तो वहीं से वो बात निकल के आती है मोजाइक पेंटिंग या मणिकुट्टम पेंटिंग। ध्यान रखना, पेजेंटाइन शैली में इसका बहुत प्रयोग किया गया। ठीक है, अगला प्रश्न आता है कि बड़ी बड़ी खिड़कियों में रंगीन कांच पर की गई चित्रकारी किस शैली की देन है। अभी आपसे बात हुई थी, गोथिक शैली में हम देखे थे कि बड़ी बड़ी खिड़कियों में रंगीन कांच पर की गई चित्रकारी किस कला शैली की देन है, गोथिक शैली। और इस प्रकार की रंगीन कांच पर की गई चित्रकारी को हम स्टेन ग्लास पेंटिंग के नाम से संबोधित करते हैं, ये बात भी हमें मालूम है। ठीक है, तो गोथिक शैली इसको लगाइएगा। रीतिवादी कला आंदोलन का जन्मदिन हुआ था, मतलब जन्म कहाँ हुआ था, इस प्रकार का प्रश्न है कि रीतिवादी, इसको हम मैनरिज्म भी बोलते हैं, मैनरिज्म, MANNERISM, मैनरिज्म जिसको बोलते हैं। ठीक है, रीतिवाद जिसको हम कह सकते हैं, ये ध्यान रखना। इसका जन्म लगभग 1530 ईस्वी के आसपास इटली में होता है। कहाँ होता है? इटली में होता है। परमाजियानिनो, है नी, और जूलिया रोमानो, ठीक है, एक रूसो नाम का कलाकार इसी में आता है। तो कई सारे कलाकारों के नाम यहाँ पर हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। रीतिवाद बहुत इंपॉर्टेंट कलाकार है, ध्यान रखना। रीतिवादी कला आंदोलन रैफेल और उनके शिष्यों, है नी, रैफेल और उनके अनुयायियों द्वारा, है नी, रैफेल से प्रभावित होकर के, या रैफेल के जो अनुयायी थे, जो भी आर्टिस्ट या उनके शिष्य जो भी अनुयायी रहे होंगे, उन कलाकारों ने रैफेल के चित्रों से कुछ सीखा, या उन्होंने उनके चित्रों से कुछ ग्रहण किया, कुछ विशेषताएं उनके चित्रों से ली, जिनको उन विशेषताओं को लेकर के चित्रों की एक नई शैली, एक नए आंदोलन की शुरुआत की गई, जिसको रीतिवाद के नाम से संबोधित किया गया। ठीक है, ये पॉइंट हम ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट आता है कि रीतिवादी कला आंदोलन का जन्म कहाँ हुआ था, तो इटली में हुआ था, इस बात का ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न आता है कॉन्ट्रोपोस्टो या कॉन्ट्रोपोस्टो, है नी, ध्यान रखना, संबंध इसका किससे है? रंग चित्रण से है, दृश्य चित्रण से है, आकृति चित्रण से है, या इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, ये पूछ रहा है कि कॉन्ट्रोपोस्टो, इस प्रकार की टेक्निक का आरंभ माइकल एंजेलो के चित्रों से देखने को मिलता है। चित्र या मूर्तियां जो भी उन्होंने मतलब बनाई, समय इसी प्रकार की आकृति का उन्होंने चित्रण किया था। इसमें एस आकार की आकृति बनाई जाती थी, एस आकार की आकृति बनाई जाती थी। पैर सिर के अपोजिट मुड़े हुए होंगे। अगर पैर सामने है, मतलब सिर सामने की ओर है, तो पैर थोड़ा सा दूसरी दिशा में हमें देखने को मिल सकते हैं। तो इस आकार की आकृतियों का माइकल एंजेलो ने प्रचलन किया, उसी को हम कॉन्ट्रोपोस्टो के नाम से संबोधित करते हैं। ये ध्यान रखना, आकृति चित्रण से इसका संबंध है। इसका संबंध किससे है? इसका संबंध आकृति चित्रण से है, इतनी बात हमें ध्यान रखनी होगी। ठीक है,
अगला एक प्रश्न आता है, थ्री ब्लॉक कार्ट 1938 में बना एक प्रसिद्ध तैल चित्रकारी किसने की है? एक बहुत अच्छा चित्र है, ठीक है। इसमें 3 बैलगाड़ियां चित्रित की गई हैं और बैकग्राउंड में गांव का दृश्य है, ठीक है। और फ्रंट में सफेद रंग के मतलब बैल हैं, और बैलगाड़ी जो भी हम जानते हैं बैलगाड़ी, उस बैलगाड़ियों का अंकन यहाँ पे इस चित्र में किया गया है। तो ये चित्र किसका है? तो ये चित्र अमृता शेरगिल का है, ठीक है। ये चित्र किसका है? अमृता शेरगिल का है। इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे लिए। अच्छा चित्र है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। आगे आइए, अगला प्रश्न है कि चोल और उनकी कला नामक एक प्रसिद्ध पुस्तक है, ये किसने लिखी थी? तो इसमें बहुत ज्यादा समय हम नहीं लेंगे आपके प्रश्न का, इसमें सीधा सा आंसर हम देंगे मनोरमा जौहरी। इस पुस्तक के लेखिका जो हैं वो मनोरमा जौहरी हैं, ये ध्यान रखना। एक समकालीन टाइप से पुस्तक है, अच्छी पुस्तक है, नजर डाल लीजिएगा। अगली पुस्तक है इंडियन आर्किटेक्चर, भारतीय वास्तुकला, इस तरह से है, ध्यान रखना। किसकी पुस्तक है? तो पर्सी ब्राउन की है। किसकी पुस्तक है? पर्सी ब्राउन की पुस्तक है, ध्यान रखना। बीएन गोस्वामी की एक पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट है, बीकानेर, है नी, बीकानेर आर्किटेक्चर, है नी, उस तरह की एक पुस्तक है जो काफी इंपॉर्टेंट है। एनसी मेहता, नाना चमनलाल मेहता, इनकी भी इंडियन पेंटिंग नाम की पुस्तक है, इंडियन पेंटिंग नाम की, ठीक है, इनकी पुस्तक है। स्टडीज ऑफ इंडियन पेंटिंग, इनकी भी पुस्तक है, इनकी ही पुस्तक है, एनसी मेहता। तो 2 इनकी हो गई, इंडियन पेंटिंग और स्टडीज ऑफ इंडियन पेंटिंग, ये दोनों पुस्तकें एनसी मेहता की हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। आगे जब हम चलेंगे तो एक बहुत बढ़िया प्रश्न है हमारे सामने कि शहरी जीवन का चित्रण किया उसने, पहाड़ियों, किलों, खेतों में काम करते हुए किसान, ये कामा लगाते हुए है, पहाड़ियों, किलों, खेतों में काम करते हुए किसान, बाजार की ओर जाते हुए किसान, शिकार के लिए निकले हुए अश्वारोहियों तथा नृत्य करती हुई बालिकाओं का चित्रण बड़े ही दिलचस्पी के साथ जिस कलाकार ने किया, इनमें से वो कलाकार कौन सा है? ये क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इनमें जो सबसे इस विकल्प का, इस प्रश्न का जो राइट उत्तर है वो है पियत्रो लारेंजेत्ती, पियत्रो लारेंजेत्ती, ठीक है। इसको गोथिक शैली के तहत हम रख सकते हैं इस कलाकार को। इटली में गोथिक शैली का एक अच्छा आर्टिस्ट के तौर पर इसको हम देख सकते हैं, जैसे जियोत्तो गोथिक शैली का भी कलाकार है, पियत्रो लारेंजो भी, इसको हम गोथिक शैली के आरंभिक कलाकारों में इसको रखा जाता है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। दुविचियो तो सेना का चित्रकला है, मतलब सेना की चित्रकला का पिता इसको कहा ही जाता है, आप ध्यान रखेंगे इसको, ठीक है, ये ध्यान रखना। पीटर ब्रूगेल को हम लोग रिनेशा में पढ़ते हैं, ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट कलाकार है। इसका जो राइट आंसर है वो है पियत्रो लारेंजेत्ती। अगला प्रश्न है कि अतिवृष्टि एक प्रसिद्ध चित्र किसका है? इसको अतिवृष्टि बोल लीजिए, प्रलय बोल लीजिए, ठीक है, प्रलय बोल लीजिए, बाढ़ बोल लीजिए, अतिवृष्टि बोल लीजिए। तो किसका चित्र है? मसोलनी का है, विंची का है। ये क्वेश्चन आपके पास ऑप्शन में है, अतिवृष्टि मसोलनी का है, विंची का है, पाउलो चेलो का, राफेल का है। तो इनमें से जो राइट आंसर हमारे सामने है वो है पाउलो चेलो का। किसका है? पाउलो चेलो का, जिसको ग्रंथों में प्रपेच का आचार्य भी कहा जाता है, इस बात का भी ध्यान रखना, ठीक है। एक क्वेश्चन और ध्यान रखना कि पुनर्जागरण कालीन, आरंभिक पुनर्जागरण कालीन या पुनर्जागरण कालीन परिपेक्ष सिद्धांतों को किसने स्थापित किया था? अगर इस प्रकार का कोई क्वेश्चन पूछता है तो राइट आंसर आप क्या लगाते हैं? जियोत्तो, ठीक है। जब कभी जियोत्तो विकल्प में नहीं है, परिपेक्ष संबंधित कोई क्वेश्चन है, तो पाउलो चेलो का नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट कलाकार रहेगा हमारे लिए, इसको ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि सांद्रो बोत्तिचेल्ली की कृति नहीं है, इनमें से कौन सा चित्र ऐसा है जो सांद्रो बोत्तिचेल्ली का नहीं है? ये एक प्रश्न हमारे सामने है कि इनमें से कौन सा एक चित्र है जो सांद्रो बोत्तिचेल्ली का नहीं है। एक तो बसंत रूपक की कथा, जिसको हम प्राइमावेरा भी कहते हैं, बसंत रूपक की कथा जिसको हम प्राइमावेरा भी कहते हैं, उनका है। वीनस का जन्म, जिसको हम बर्थ ऑफ वीनस के नाम से भी जानते हैं, ये भी उनका है। गूढ़ जन्मोत्सव, ये भी इनका चित्र है, ठीक है, गूढ़ जन्मोत्सव। एक चित्र इनका नहीं है, हेरोद की दावत, ये फ्रा फिलिप्पो लिपि का चित्र है, फ्रा फिलिप्पो
फ्रा फिलिपो लिप्पी का चित्र है। किसका? फ्रा फिलिपो लिप्पी का। ये फ्रा फिलिपो लिप्पी का चित्र है, इसको ध्यान रखेंगे। हेरोद की दावत, ये फ्रा फिलिपो लिप्पी का चित्र है। तो इनमें से जो सांद्रबोध चिल्ली का चित्र नहीं है तो वो है हेरोद की दावत। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आइए 19 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है कि स्मारकी समाधियां, मोनुमेंटल ब्यूरियल, वास्तुकला के उदाहरण किस युग में बनाए गए थे? तो इस प्रकार की समाधियां ये इतनी इतनी स्मारकी होती थी, इतनी मतलब अलंकृत होती थी, इतनी कलात्मक होती थी। तो इस प्रकार की समाधियों का अंकन किस युग में देखने को मिला? ये 6 से 7 मंजिला तक होती थी, मतलब 7 मंजिला अधिकतम, और हर मंजिल मूर्तियों से सजाई गई होती थी। ठीक है, तो स्मारकी समाधियां कह लीजिए या मोनुमेंटल ब्यूरियल कह लीजिए, तो 21 युग की देन है। तो इनको हम शास्त्रीय युग के, जो अंतिम युग है शास्त्रीय युग की कला का, ठीक है, शास्त्रीय युग का मतलब आरंभिक शास्त्रीय युग, चरमोत्कर्ष या उत्कर्ष काल, और फिर परिवर्ती शास्त्रीय युग। ठीक है, तो वहां पर हम इस प्रकार की समाधियों का निर्माण देखते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा आता है 20 नंबर कि पालीक्लितस की प्रसिद्ध कलाकृति है इनमें से। तो आपको प्रसिद्ध कलाकृति इसमें से निकाल लेनी है अपनी। ठीक है, जैसे डिस्कोबोलस तो मायरान की हो गई। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो इनमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है भाला ले जाता युवा खिलाड़ी, स्पीयर बीरर। ठीक है, तो ये पालीक्लितस की सबसे प्रसिद्ध कलाकृति है, इसको ध्यान रखना, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो डिस्कोबोलस मायरान की हो गई, क्रीटन लड़का प्रेक्सीटेलिस का है, और रथ चालक रथ चालक का कंफर्म नहीं आ रहा है, छोड़ दीजिए इसको। आपका राइट आंसर क्या निकलता है? भाला ले जाता हुआ खिलाड़ी, जिसका नाम है स्पीयर बीरर। ये इंपॉर्टेंट रहेगी। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है देखिए, वास्तुकला की प्रमुख विशेषताओं में रिब्ड वाल्ड, ठीक, युक्त मेहराब किस शैली के भवनों में बनाए गए? ठीक, रिब्ड वाल्ड, इस प्रकार के मेहराबों की एक बात कही गई थी। ठीक है, इस प्रकार के मेहराब थे, इस प्रकार के एक दूसरे को काटते हुए। ठीक है, तो रिब्ड वाल मेहराबों की बात कही जा रही है। तो ये आपको कहां पर देखने को मिलते हैं? रिब्ड वाल वाले मेहराब आपको गोथिक शैली में देखने को मिलते हैं। किस शैली में? गोथिक शैली। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न भी गोथिक शैली से ही है हमारा कि गोथिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कब हुआ? तो 16वीं सदी में किया गया। कला इतिहासकार वसारी थे, उन्होंने 16वीं सदी में गोथिक शब्द का प्रयोग किया था। कई सारे अपवाद हैं, कहते हैं कि गोथिक एक जनजाति थी जिसके नाम पर पश्चिमी फ्रांस में पश्चिमी फ्रांस में वास्तु की कुछ नई योजनाएं बन रही थी। ठीक है, कुछ नए टाइप के भवन मतलब बन रहे थे, तो भवनों की उस शैली को गोथिक शैली के नाम से संबोधित किया गया था। कहा यह जाता है कि गोथिक एक जनजाति थी, ठीक है, जिसके उन जनजातियों के द्वारा इस प्रकार के भवनों को जो बनाया जा रहा था उनको ही गोथिक शैली के नाम से संबोधित किया जाता था। ऐसी कहावत है, लेकिन ये शब्द थोड़ा सा अब गलत हो गया है, मतलब मान्य नहीं है, ऐसी कोई धारणा है नहीं, लेकिन किताबों में जिक्र मिलता है तो थोड़ा सा उसके साथ जोड़ करके हम लोग देख लेते हैं उस चीज को। 16वीं सदी में गोथिक शब्द का प्रयोग वसारी ने किया था। जॉर्जियो वसारी नाम का एक इतिहासकार था, पुनरुत्थान कालीन वो भी था, उन्होंने ही 16वीं सदी में गोथिक शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, ध्यान रखना गोथिक शैली। अगला आता है कि संत डेनिस नेत्रोदेम का गिरजाघर कहाँ है? संत डेनिस हो चाहे चार्टेस गिरजाघर हो, है नी, ये सारे के सारे आपको कहां पर मिलेंगे? पेरिस में मिलेंगे। संत डेनिस गिरजाघर आपको कहां पर मिलेगा? पेरिस में मिलेगा। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर 24 निकल के आता है कि सीसा चित्र संयोजन किस युग की देन है? सीसा चित्र संयोजन अभी आपसे पीछे बात की गई है। जब इसका इंग्लिश वर्जन ट्रांसलेट किया जाएगा क्वेश्चन का, तो इंग्लिश में ग्लास पेंटिंग लिख के आएगा, स्टेन ग्लास पेंटिंग, सॉरी, इंग्लिश में जब लिख के आएगा, जब इसका ट्रांसलेट होगा पेपर का, तो इंग्लिश में स्टेन ग्लास पेंटिंग लिख के आएगा। कभी भी हिंदी में कोई भी शब्दावली अगर आपकी समझ में ना आ रही हो तो ध्यान रखना, अगर वेस्टर्न आर्ट से क्वेश्चन है तो उसका इंग्लिश वर्जन जरूर देखिएगा। इतनी सलाह है मेरी, इंग्लिश वर्जन जरूर देखिएगा। ठीक है, तो ये ठीक कर लीजिए। तो अब जैसे ही आपको पता चला स्टेन ग्लास पेंटिंग, आप सीधे कहाँ चले गए? गोथिक के पास।
आप सीधे कहाँ चले गए, गोथिक शैली के पास। हाँ ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी अगर आप इंग्लिश वर्जन पे थोड़ा सा ध्यान देंगे। अगर वेस्टर्न आर्ट का क्वेश्चन है और इंग्लिश वर्जन से क्वेश्चन, मतलब इंग्लिश वर्जन अगर आप देखेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई दिक्कत होगी। ठीक है, एक गुफा आती है जिसका नाम है गरगाज, फ्रांस में आपको मिलती है। गरगाज फ्रांस की गुफा है। गुफा में प्रमुखता के साथ चित्रित किया गया है, क्या चित्रित है, तो गरगाज जो है वो पूरी यूरोप की प्रागैतिहासिक काल की जितनी भी गुफाएं हैं उनमें सबसे ज्यादा हाथ के छापे, हाथ के छापों के लिए अगर कोई केव्स जानी जाती है तो वो आपकी गरगाज जानी जाती है। ठीक है, राइट आंसर हम निकाल लेंगे अपना, हाथ के छापे। अगला प्रश्न है हमारे सामने रोजेटा शिला को लेकर के, कि रोजेटा शिला का संबंध कहां से है या किस सभ्यता की देन है। कोई भी क्वेश्चन अगर आपसे पूछता है, देन है, संबंध है, पाई गई, या जो भी इसका रिलेशनशिप जिसी के साथ है, तो एक ही सभ्यता है रोजेटा शिला के लिए, वो है मिस्र की सभ्यता। ठीक है, वो है मिस्र की सभ्यता। इसी से संबंधित क्वेश्चन नीचे आपको मिलेगा कि रोजेटा शिला की खोज कब हुई थी या किस वर्ष हुई थी। तो 1798 का विकल्प हमारे पास है। ठीक है, रोजेटा शिला किस वर्ष खोजी गई, तो 1798 का विकल्प हमारे पास है, इसको हम ठीक कर लेंगे। नेपोलियन बोनापार्ट के सेनापति ने इस रोजेटा शिला की खोज की थी। ठीक है, जिसमें ग्रीक, आर्मेइक और इस प्रकार की लिपियों का उल्लेख, 4 लिपियों का इसमें जिक्र देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, रोजेटा शिला का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है रोजेटा शिला। नेट के पेपरों में मिलान में इस प्रकार के क्वेश्चन देखने को हमें जरूर मिलता है। फिर प्रश्न है कि ओलंपिक खेल पहली बार आयोजित किए गए, आपसे शहर जगह पूछ रहा है कि कहां पर पहली बार ओलंपिक खेल आयोजित किए गए, तो आप जानते हैं एथेंस में पहली बार ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया था, 4वीं शताब्दी बीसी में। ठीक है, 4वीं शताब्दी बीसी में एथेंस में ओलंपिक खेलों का शुरुआत किया गया था। ठीक, ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद प्रश्न आता है, फिर एक प्रश्न इसमें और भी आता है कि आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन। ठीक है, तो इसका उत्तर आप लोग बाद में देना। ठीक है, आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन कब हुआ, तो 2 प्रश्न है, पहली बार ओलंपिक खेलों का आयोजन, उसके बाद बीच में बंद कर दिए गए थे, उसके बाद फिर से जब शुरू हुए तब वो कब शुरू हुए, और वहीं से पूछा जाता है कि आधुनिक ओलंपिक खेलों का मतलब शुरुआत कब से हुआ, तो वो क्वेश्चन आता है ध्यान से। ठीक, आप लोग बाद में बताइएगा इसको। लाकून क्या है, चित्र है, मूर्ति है, भवन है, गुफा है, तो आप जानते हैं लाकून एक प्रतिमा है। ठीक है, लाकून की प्रतिमा उसकी है, लिसिपस की। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, लाकून की प्रतिमा। आगे लाकून ग्रंथ भी आएगा विंकलमैन का। ठीक, तो वो भी ध्यान रखेंगे। 30 नंबर प्रश्न है कि ग्रीक वास्तुकला के संदर्भ में सबसे प्राचीन क्या है। ग्रीक काल में जो इमारतें बनाई गई, जो भवन बनाए गए, उनमें से इनमें से अगर कोई शैली आपको लगती है कि कौन सी शैली है, तो पहली बात नागर और महामारू। महामारू तो राजस्थान में, जो गुजरात सॉरी जो महामारू शैली है, तो राजस्थान में गुर्जर प्रतिहारों ने जो मंदिर बनवाए थे, वहां के मंदिरों की शैली को स्थानीय भाषा में महामारू शैली के नाम से संबोधित किया जाता है, जो नागर शैली के तहत ही आते हैं। दूसरी नागर शैली, भारत में आप जानते हैं मंदिरों के निर्माण की शैली है, तो ये तो 2 हो नहीं सकते, तो इनको आप हटा दीजिए पहले। अब आइए 2 नंबर पे, ग्रीक काल में जो पहली बार इमारतें बनाई गई, जो भवन बनाए गए थे, उनकी जो वास्तुकला की शैली थी वो थी डोरिक शैली। उसके बाद आयोनियन शैली आई, उसके बाद फिर कोरिंथियन शैली आई। तो वहां पर भी स्थापत्य कला की 3 शैलियों का मामला चल रहा था। ठीक है, कौन कौन सी, डोरिक, आयोनियन और कोरिंथियन। तो डोरिक सबसे प्राचीन मानी जाती है, इस वजह से डोरिक शैली आपकी सही होती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं क्या है, स्टोनहेंज। एक बात ध्यान रखना कि भारत में जैसे नागर, द्रविड़ और बेसर, कैसे पता लगाओ कि कौन सा मंदिर नागर शैली का है, कौन सा बेसर का है, कौन सा द्रविड़ का है। तो भारत में जो मंदिर निर्माण की शैलियां थी, उन मंदिर निर्माण की शैलियों को अलग अलग पहचानने का एक तरीका था शिखर। इसी प्रकार से अगर वेस्टर्न आर्ट में प्राचीन काल में, जैसे ग्रीक काल में या शास्त्रीय युग में जो भी भवन बनाए गए, उन भवनों को आप कैसे पहचानेंगे, कौन सा डोरिक का है, कौन सा आयोनियन का है, कौन सा कोरिंथियन का है। ठीक है, तो उसके लिए आपको स्तंभों की बनावट देखनी पड़ती थी।
तो वहां के भवनों को अगर आपको पहचानना था, जो मंदिर बनाए जाते थे या भवन बनाए जाते थे, दोनों चीजें बनाई जाती थी, तो उनमें जो स्तंभ लगाए जाते थे, खंभे लगाए जाते थे, वो अलग अलग डिजाइन के होते थे। जैसे डोरिक, जो अगर कोई भवन डोरिक शैली का है तो उसके खंभों में पतली पतली नालियां सी प्रतीत होंगी जो डोरी का निर्माण करती हैं, डोरी जैसी। उसी प्रकार से उसको डोरिक शैली कहा गया। इसी प्रकार से आयोनियन और कोरिंथियन में खंभों के ऊपर का जो पार्ट था, जो छत को सहारा देता था, जिसको हम कॉलम कहते हैं, उनके अलंकरण की वो बनावट अलग अलग होती है। तो वो मैं फोटो आपको भेज दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा व्हाट्सएप ग्रुप में, ठीक है, कि क्या अंतर है उनमें। या तो फिर गूगल पे जाइएगा और वहां पे डालिए डोरिक शैली, तो वो इमेज वाले जो पोर्शन पे आप जाएंगे हिस्से में, तो वहां पर आपको उसकी इमेजेस मिल जाएंगी, वहां से आप क्लियर कर सकते हैं। ठीक है। स्टोन हेंज कहाँ है? प्रागैतिहासिक काल से संबंधित नवपाषाण काल की कला का एक बेहतरीन नमूना है वास्तुकला का। ठीक है, ये ध्यान रखना। ये आपको कहाँ मिलेगा? इंग्लैंड में मिलेगा। इंग्लैंड में मिलेगा आपको, ये ध्यान रख लेना। यहाँ पे पत्थरों को संतुलित या बैलेंस करके हुए रखा गया है, वो आज भी वैसे के वैसे ही रखे हैं। तो उस समय की वास्तु कला के तहत उसको रख लिया जाता है प्रागैतिहासिक कालीन, तो ये ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 है कि आरंभिक ईसाई कला के उदाहरण आपको कहाँ से मिलते हैं? आरंभिक ईसाई कला, तो हमें ध्यान रखना है कि आरंभिक ईसाई कला जो थी उसके सर्वप्रथम उदाहरण या उसके प्रथम नमूने हमें रोम की जो भूमिगत गुफाएं थी, जमीन के भीतर जो समाधियां थी, है नी, भूमिगत गुफाओं में ही भित्ति चित्रकला जो की गई थी उसको ही हम क्या बोलते हैं? आरंभिक ईसाई युग की, या आरंभिक ईसाई युग के पहले नमूने हमें वहां पर देखने को मिलते हैं, जो ईसाई धर्म से संबंधित चित्रकारी की गई थी। तो वो जो भूमिगत गुफाएं थी, वो जो भूमिगत गुफाएं थी, जिनको समाधियां ही कहा जाता है, मतलब समाधियां ही थी, ठीक है, जो गुफाओं के रूप में बनाई गई थी भूमि के अंदर, इसलिए भूमिगत समाधियां या भूमिगत गुफाएं उनको कहा जाता है। उनको कला के उदाहरण कहाँ मिलते हैं? तो कैटाकॉम्ब, पिरामिड, गिरजाघर और जिगुरत। तो इनका तो कोई मतलब नहीं है। पिरामिड तो आपके मिस्र के हैं, जिगुरत आपके मेसोपोटामिया में है, और गिरजाघर बहुत बाद में आए। गोथिक शैली जब आप आ जाएंगे यहाँ रोमनस वगैरह में, तब ये शुरू हो जाता मामला। तो कहने का मतलब ये है कि आरंभिक ईसाई कला के पहले उदाहरण आपको कहाँ मिलते हैं? तो कैटाकॉम्ब। कैटाकॉम्ब को हिंदी में बोलते हैं भूमिगत समाधियां या भूमिगत गुफाएं, इनको कैटाकॉम्ब बोला जाता है। तो पहली कौन सी केव्स थी? तो दोमितिल्ला नामक स्थान पे, रोम के दोमितिल्ला नामक स्थान पे इस प्रकार की गुफा सबसे पहले खोजी गई, जिसमें ईसा मसीह से संबंधित या भगवान ईसाई से संबंधित सबसे प्राचीन चित्र हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो सबसे प्राचीन चित्र किस गुफा में मिलते हैं? अगर किसी गुफा का नाम होगा तो दोमितिल्ला की गुफाओं से। इन भूमिगत गुफाओं को क्या कहा जाता है? तो कैटाकॉम्ब कहा जाता है। तो ये ध्यान रखेंगे, राइट आंसर क्या निकलता है? कैटाकॉम्ब। कैटाकॉम्ब भूमिगत गुफाएं कौन सी? तो दोमितिल्ला की गुफा। ठीक है, प्रायसिल्ला, दोमितिल्ला कई है, लेकिन दोमितिल्ला उनमें सबसे बेस्ट मानी जाती है। प्रारंभिक चित्र दोमितिल्ला नामक स्थान पे जो भूमिगत गुफाएं बनाई गई, वहीं से ईसाई धर्म की कला के सबसे प्राचीनतम नमूने हमें प्राप्त होते हैं, ये ध्यान रखेंगे। या हम कह सकते हैं मध्यकालीन कला के, ईसाई कहे चाहे आपसे मध्यकालीन कहे, एक ही बात है कि मध्यकालीन ईसाई कला के प्रथम नमूने कहाँ से मिलते हैं, या आरंभिक ईसाई युग की कला के प्राचीनतम नमूने, या ईसाई धर्म की कला के प्राचीनतम नमूने, कुछ भी आपसे कहे, सब कैटाकॉम्ब। कौन सी गुफा पहली रहेगी? तो दोमितिल्ला रहेगी, ये ध्यान रखिएगा। अगला एक प्रश्न है कि कैनोन या कैनन शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया था? कैनोन शब्द आकृतियों के नाप जोख का एक मामला है। ठीक है, नाप मतलब नापने के लिए कैनन शब्द का इस्तेमाल किया गया था। इसका प्रयोग किसने किया था? इस शब्द को, यही क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, तो इसका पहली बार शब्द का प्रयोग प्लालीक्लितस ने किया था, जो ग्रीक युग का एक, ठीक है, मूर्तिकार के रूप में इसको देखा जाता है, पालीक्लितस। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। मायरान भी मूर्तिकार है, विंची चित्रकार हैं आपके, पालीक्लितस मूर्तिकार हैं, प्रेक्सितिलिस मूर्तिकार दोनों की श्रेणी में रखे जाते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आगे आइए, अगला प्रश्न है 34 नंबर। डोरीफोरस का संबंध है। तो डोरीफोरस का संबंध किससे है? चक्र लिए है इसमें व्यक्ति, तलवार लिए है, भालाधारी है या बंदूकधारी है? तो आप जानते हैं डोरीफोरस का मतलब है भालाधारी। ठीक है,
डोरीफोरस का मतलब क्या है? भालाधारी। तो भालाधारी, इसमें भाला लिए हुए युवा है। दोमितिल्ला की गुफाएं कहाँ हैं? अभी आपसे पीछे बात की गई, तो कहाँ है? इटली में है। तो रोम कहाँ पड़ता है? इटली में। चूंकि रोम नहीं विकल्प में है तो इटली है, तो इटली लगाइए, ध्यान रखें। इटली रोम होता तो रोम लगाते, रोम नहीं है तो इटली लगा रहे हैं। देश पूछे तो इटली, स्थान पूछे तो रोम, मतलब जिस राज्य में पड़ती हैं, जिस वहां का डिस्ट्रिक्ट होगा, जो भी होगा वहां का, तो रोम। गुफा का नाम पूछे तो दोमितिल्ला। ठीक, ये ध्यान कर लेना। कूफी लिपि के समान अमूर्त अलंकरण किस शैली में हुआ? तो ये कूफी लिपि के समान अमूर्त अलंकरण हमें बैजेंटाइन शैली में देखने को मिलता है, इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बैजेंटाइन कला। उसके बाद एक प्रश्न है कि संत बसील का गिरजाघर कहाँ है? तो ये मास्को रूस में है। संत बसील का गिरजाघर कहाँ है? तो मास्को रूस में है। ये बात ध्यान रखेंगे, और ये भी बैजेंटाइन शैली के तहत आता है, ये भी ध्यान रखिए। 38 प्रश्न है कि रोमनस्क मुख्यतः थी, क्या थी? चित्रकला की शैली थी, मूर्तिकला की शैली थी, वास्तुकला की शैली थी, और सुलेखन। सुलेखन का मतलब होता है कैलीग्राफी। यहाँ पर कैलीग्राफी, सुलेखन का अर्थ यहाँ पर क्या ले रहे हैं हम? कैलीग्राफी से। ठीक है, तो रोमनस्क मुख्यतः क्या थी? वास्तुकला की शैली थी, रोमनस्क शैली। ठीक है, ये ध्यान रखना। आगे आइए, प्रश्न संख्या 39 देख रहे हैं हम लोग। गोथिक शैली की विशेषता क्या थी? नुकीले मेहराब, कम भित्ति चित्रण, सीसा चित्रण विधा, या इनमें से सभी? तो सीसा चित्रण का मतलब स्टेन ग्लास पेंटिंग हो गया। कम भित्ति चित्रकारी हुई, ये प्रश्न तो ऊपर हम देख कर आए ही हैं, तो दोनों सही हैं, और नुकीले मेहराब भी हैं। तो यानी कि ये चारों विशेषताएं गोथिक शैली के लिए हैं, तो इनमें से सभी वाला जो विकल्प है हमारा सही होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा हमारे लिए। अगला प्रश्न जो हमारा आता है वो ये कहता है कि बैजेंटाइन कला की प्रथम श्रेष्ठ इमारत क्या थी? ये हमारा अगला प्रश्न निकल के आता है कि बैजेंटाइन शैली की या बैजेंटाइन कला की प्रथम श्रेष्ठ इमारत क्या थी? ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि बैजेंटाइन शैली की प्रथम श्रेष्ठ इमारत अगर आपको जाननी हो तो संत विताले गिरजाघर, प्रथम श्रेष्ठ इमारत। और दूसरी अगर आपसे कहे तो होगिया सोफिया गिरजाघर, इस्तांबुल नगर, तुर्की, जिसे वर्तमान में म्यूजियम का रूप दे दिया गया है। ठीक है, बैजेंटाइन शैली की प्रथम श्रेष्ठ इमारत संत वितालय गिरजाघर, ध्यान रखेंगे। और दूसरी होगिया सोफिया गिरजाघर, ये नंबर 2 पे आती है। बैजेंटाइन कला का 2 बार स्वर्ण युग आप जानते हैं। ठीक है, 2 बार। ठीक है, 2 बार स्वर्ण युग हुआ, मोजाइक पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध है। काम यहाँ पर बहुत हुआ, पुस्तक चित्रण भी हुआ, पांडुलिपि चित्रण भी हुआ, वही पुस्तक चित्रण, भित्ति चित्रकारी भी हुई है, जो मोजाइक के रूप में हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, बैजेंटाइन कला बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मोजाइक वाला जो पॉइंट मैंने आपको बताया, मरिकुट्टिम वाला जो पॉइंट मैंने आपको बताया, वो बहुत बेस्ट है, उसको जरूर ध्यान रखिएगा। बाकी तो ठीक है, बाकी दोनों गिरजाघर ध्यान रखिएगा, संत विताली और होगिया सोफिया। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न आता है कि इनमें से किस शैली को अंतरराष्ट्रीय कला शैली का दर्जा प्राप्त है? तो किस कला शैली को अंतरराष्ट्रीय कला शैली कहा जाता है? तो गोथिक शैली को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? गोथिक शैली को। इसको बदनाम शैली भी कहते हैं, गोथिक शैली भी कहते हैं, अंतरराष्ट्रीय शैली भी कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक है, क्योंकि ये फ्रांस, इटली, जर्मनी, स्पेन, इंग्लैंड है नहीं, लगभग हर जगह ये गई थी, पूरे यूरोप में ये फैल गई थी। ठीक है, उसी की विशेषताओं को लेकर के भारत में भी हमें गोथिक शैली से संबंधित कुछ इमारतें देखने को मिलती हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिए। रेनेसां की शुरुआत कब हुई? वैसे एक्चुअल में इसकी डेट तो 1400 से 1600 की टाइमिंग बताई जाती है। ठीक है, तो 1400 है तो यानी कि सदी 15वीं होना चाहिए। लेकिन मेरे बच्चों ध्यान से सुनना, कभी अगर सदी पूछेगा तो आपको 14वीं ही बतानी होगी, 14वीं ही सही होगा। ठीक है, 14वीं ही सही होगा, ये बात ध्यान रखना। नहीं 14वीं है तो आप 15वीं लगा सकते हैं। कभी एक्चुअल टाइम जब पूछे कि 1400 से 1600, कि 1400 में शुरुआत हुई, 1500 में शुरुआत हुई, 1600 में शुरुआत हुई, 1700 में शुरुआत हुई, तो 1400 में। ठीक है, ये ध्यान कर लेना थोड़ा सा। तो सदी जब पूछेगा तो आपको 14वीं ही बताना पड़ेगा। इटली में 14वीं सदी में इसकी शुरुआत देखने को मिलती है।
ठीक है, जिसके लक्षण गोथिक शैली के कलाकार जियोत्तो के चित्रों में पहली बार दिखाई दिए। वहीं से फिर कुछ कलाकारों ने उसके चित्रों से प्रेरणा ली, जैसे ब्रूनेलेस्की ने उसके चित्रों में चित्रित जो वास्तुकला थी, जो भवन उसने अपने चित्रों के बैकग्राउंड में चित्रित कर रखे थे, उसने उनसे प्रेरणा मतलब उसने जियोत्तो के चित्रों में जो परिप्रेक्ष्य संबंधी सिद्धांत या जो भी नियम भवनों और आदि में चित्रित हुए थे, उनसे ब्रूनेलेस्की ने प्रेरणा ली। मसाचियो ने उसके चित्रों में चित्रित जो आकृतियां थी उनसे प्रेरणा ली थी। तो इन सब लोगों ने मिलकर के आगे फिर पुनरुत्थान कला की शुरुआत में उनका योगदान देखा जाता है। वास्तुकला में ब्रूनेलेस्की, उसके बाद ब्रूनेलेस्की से और मसाचियो से, दोनों लोगों से प्रभावित होकर के मसाचियो ने चित्रकला में प्रयोग किए और डोनातेल्लो ने मूर्तिकला में प्रयोग किए। ठीक है, तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है। रिनेशा कला के लक्षण पहली बार किस कलाकार में देखने को मिलते हैं? तो यहां पर इस प्रकार का जब क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, अगर जियोत्तो विकल्प में है तो जियोत्तो आप लगाएंगे। रिनेशा कला के लक्षण पहली बार किस कलाकार में देखे गए थे और किसके चित्रों से रिनेशा की शुरुआत होती? तो मसाचियो के चित्रों से। लक्षण देखने की बात कहेगा तो जियोत्तो के चित्रों में हमें ये चीजें देखने को मिलती है, क्योंकि रिनेशा में जिस प्रकार से मानवीय विषयों को आधार मानकर या मानवीय आदर्श को आधार मानकर काम किया गया, इस प्रकार के चित्रों का निर्माण पहली बार जियोत्तो ने गोथिक शैली में रहते हुए ही उसने प्रारंभ कर दिए थे। इसीलिए जियोत्तो के लिए यह प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन और जियोत्तो के लिए पूछा जाता है कि पुनरुत्थान काल में जिस परिप्रेक्ष्य का प्रयोग किया गया, उस परिप्रेक्ष्य के शुरुआती प्रयोग किसने किए थे? वो भी जियोत्तो ने ही किए थे। उन्हीं परिप्रेक्ष्यों को लेकर के ब्रूनेलेस्की, मसाचियो जैसे कलाकारों ने अपनी कलाकृतियों में उनका प्रयोग किया। ब्रूनेलेस्की चूंकि वास्तुकार था तो उसने वास्तु में परिप्रेक्ष्यों का प्रयोग किया, मसाचियो चित्रकार था तो उसने चित्रकला में प्रयोग किए। ठीक है, ये ध्यान रखना। एक मूर्तिकार भी आता है गोथिक शैली का, जिसका नाम है निकोला पिसानो। उसने अपनी मूर्तियों में कुछ अलग तौर ढंग, मतलब कुछ तरीके या कुछ नई चीज दिखाने का प्रयास किया था। उसी की मूर्तियों से डोनातेल्लो ने प्रेरणा ली थी और उसने अपने चित्रों में कुछ नवीन रूपों का अंकन उसने शुरू कर दिया था। मानवीय आदर्श या मानवीय भावनाओं को आधार मानकर पुनरुत्थान काल में चूंकि चित्रण किया गया है, तो वो सब चीजें इन्हीं कलाकारों में देखने को मिलती हैं सबसे पहले। तो वो पॉइंट वहां से है। रिनेसा शैली का चरमकाल क्या था? तो रिनेसा शैली का चरमकाल आप जानते हैं 1500 से 1530। जो भी समय आपको बताया जाता है रिनेसा का, जैसे 1400 1600 आपको बताया गया, फिर अर्ली रिनेसा का आपको 1400 से 1500 बताया जाता है, फिर हाई रिनेसा का 1500 से 1530 बताया जाता है, फिर 1530 से और 1600 ये लेट रिनेसा की बात की जाती है। लेट रिनेसा ये हाई हो गया और ये अर्ली हो गया। ठीक है, ये अर्ली रिनेसा हो गया। ठीक, तो अर्ली, हाई और लेट, ये जो भी समय आपको निर्धारित किए जाते हैं, जो इटली में जो पुनरुत्थान काल शुरू हुआ था, इटली में उसकी बात की जाती है। इटली से पुनरुत्थान कालीन शैली अन्य देशों में भी गई, जैसे नीदरलैंड गई, स्पेन गई, हॉलैंड गई, जर्मनी गई, वेनिस गई। ठीक, तो वहां के कलाकारों ने भी इस पद्धति को अपनाया और इसमें काम किया। लेकिन जो समय आपको निर्धारित करवाया जाता है रिनेसां काल का या पुनरुत्थान काल का, तो वो इटली को ध्यान में रखते हुए करवाया जाता है। ठीक, ये बात ध्यान रखेंगे। अगला एक चित्र है धन का वितरण या ट्रिब्यूट मनी। ये किसकी चित्रकारी है? धन का वितरण या ट्रिब्यूट मनी, ये प्रसिद्ध चित्र किसका है? तो हम जानते हैं ये प्रसिद्ध चित्र मसाचियो का है। 1401 में जन्मा मसाचियो, उसका ये चित्र है। बहुत इंपॉर्टेंट चित्र है, नीट के पेपर में पूछे जा चुके हैं चित्र। अगला प्रश्न है हार वाला कलाकार किसे कहा जाता है? तो घिरलैंडियो को कहा जाता है। ठीक है, चूंकि इसका खानदानी काम था महिलाओं के बालों में गूंथे जाने वाले हारों को बुनना, तो ये भी हार भी बुनता था और कला भी सीखता था। ठीक है, तो इसीलिए इसको यूरोपीय कला में हार वाला कलाकार भी कहा गया या माला गूंथने वाला। इसका जो घिरलैंडियो नाम है वो इसी के काम के आधार पर पड़ा, माला गूंथने वाला। घिरलैंडियो का अर्थ है माला गूंथने वाला या माला बुनने वाला, इस प्रकार से। प्रश्न संख्या 47 है कि डोनातेल्लो किस लिए प्रसिद्ध है? अभी पीछे आपसे बात की गई कि डोनातेल्लो मूर्तिकारी के लिए जाना जाता है। ढलाई माध्यम, ढलाई तकनीक, कांसा माध्यम। ठीक है, एक स्टूको पद्धति में भी काम कर रखा है इसने। डेविड की दो मूर्तियां मुख्य रहती हैं, एक तो वस्त्रविहीन मतलब वस्त्र सहित डेविड और वस्त्रविहीन डेविड। इसकी जुकोन एक फेमस मूर्ति है इसकी, है नहीं? एक लड़की
फेमस मूर्ति, एक मैग्दलेन फेमस है मूर्ति इसकी, कंटोरिया नामक इसकी प्रसिद्ध मूर्ति हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो वो भी ध्यान रखेंगे। सेकेंड लास्ट प्रश्न है, इटली की चित्रकला का पिता किसे कहा जाता है? फादर ऑफ इटालियन पेंटर, तो आप जानते हैं फादर ऑफ इटालियन पेंटर सिमाबुए को कहा जाता है। चिमाबू, सिमाबू जो भी लिख करके पेपर में आपको देगा, ध्यान रखना। इसे इटली की चित्रकला का पिता, इसे सिएना की चित्रकला का पिता, सिएना, CECINENA, सिएना। इंग्लिश वर्जन थोड़ा देख लीजिएगा अपना स्पेलिंग। तो दुचियो या डुचियो, डुचियो कुछ भी, देखिए वेस्टर्न आर्ट में नामों का मामला बड़ा खराब रहता है। ठीक है, तो नाम अगर जानने हैं तो उनकी स्पेलिंगों पर भी ध्यान दीजिएगा। डुचियो जैसे DUCCHI, तो आपको डुचियो लिखा मिलेगा। चिमाबू में CHIMABU, इस प्रकार से लिखा मिलेगा कुछ आपको। तो चिमाबू, सिमाबू कुछ भी लिख करके आपको दे सकता है वो। बाद अगला एक प्रश्न है, तैल चित्रण पद्धति का जन्म हुआ था, ये देश पूछ रहा है यहाँ पे। तो देश का मतलब क्या है? इंग्लैंड, फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी। अब सही तो नीदरलैंड है, लेकिन नीदरलैंड कैसे सही है? तो इसको हम कहाँ लेकर के जाएंगे? तैल चित्रण पद्धति को जान वान आइक के पास। जान वान आइक नीदरलैंड का कलाकार था, तो इसलिए नीदरलैंड में। ठीक है, ये ध्यान कर लेना। अगला प्रश्न आप देख रहे हैं, चिरास्किरो क्या है? तो एक चित्रण तकनीक है, ये ध्यान रखेंगे, क्या है? एक चित्रण तकनीक है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण 50 प्रश्न थे जिन पर आपसे बात हुई। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले प्रश्न में, अगले पेपर के साथ में। ठीक।